साथियों नमस्कार। मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारा एनसीईआरटी क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत हम मांग की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर था अर्थशास्त्र का अर्थ और प्रकृति। दूसरे चैप्टर में हमने उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में पढ़ा। तीसरा जो पार्ट था चैप्टर मांग की अवधारणा से संबंधित है, और चौथा पार्ट है मांग की लोच के संबंध में है। साथियों, अभी तक मेरे द्वारा 3 चैप्टर पूरे कर दिए गए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है, जिसमें हम आज से एक नई क्रियाविधि शुरू कर रहे हैं। आज से मेरे द्वारा इस वीडियो में आपसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है, और उनका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रदान किया जाएगा। और दूसरी जगह इसका सॉल्यूशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अतः जिस सदस्य ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो अभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच को हम 3 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। आज हम मांग की कीमत लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की कीमत लोच। कीमत लोच क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से चेंज इन प्राइस के इफेक्ट से, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन मांग की कीमत लोच को बताता है। मांग मात्रा व कीमत में प्रतिलोम विपरीत संबंध पाया जाता है। कीमत में परिवर्तन से मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी मांग की कीमत लोच के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मांग का नियम पढ़ा था, जो यह बताता है कि मांग का नियम बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला परिवर्तन के मध्य विपरीत संबंध को बताता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी होगी। यह मांग का नियम बताता है। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसकी जानकारी लोच के माध्यम से प्राप्त होती है। मांग की कीमत लोच में हम वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। मांग की कीमत लोच में मांग की कीमत लोच का सूत्र: मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर कीमत में आनुपातिक परिवर्तन नीचे आएगा और मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ऊपर आएगा। अर्थात जिसके कारण मांग में परिवर्तन होता है वह तो नीचे आएगा, और उसके कारण जिसमें मांग में परिवर्तन होता है वह तो नीचे आएगा। अर्थात कीमत में आनुपातिक परिवर्तन नीचे आएगा और मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन ऊपर आएगा। इस प्रकार मांग की कीमत लोच का सूत्र होगा: मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन
कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, या हम इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन दोनों एक ही धारणाएं हैं। इनको चाहे तो प्रतिशत में दर्शा सकते हैं या फिर अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। इसको हम एक अन्य तरीके से भी लिख सकते हैं। अन्य जो तरीका है वह है मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग में भाग देते हम कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। यहाँ पर हम इसको दर्शा सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच बराबर होती है चेंज इन क्वांटिटी, मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक मांग मात्रा। इसमें हम भाग देते हैं कीमत में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक कीमत। यहाँ पर जो डेल्टा का साइन है यह परिवर्तन को दर्शाता है, अतः मांग की कीमत लोच का यह सूत्र होगा। यहाँ पर दर्शाया गया है मांग की कीमत लोच बराबर होती है चेंज इन क्यू अपॉन क्यू भाग में चेंज इन पी अपॉन पी। इसको हम सरल करते हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन प्राइस, अर्थात मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन मांग मात्रा गुना कीमत अपॉन कीमत में परिवर्तन। इसका नेक्स्ट फॉर्मेट होगा, मांग की लोच बराबर होगी इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, मांग मात्रा में परिवर्तन अपॉन चेंज इन प्राइस, कीमत में परिवर्तन गुणा पी अपॉन क्यू, कीमत अपॉन मांग मात्रा। इस तरह से मांग की लोच का सूत्र निकला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यहाँ पर डेल्टा क्यू मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, पी प्रारंभिक कीमत है और क्यू प्रारंभिक मांग मात्रा को दर्शाता है। मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है क्योंकि मांग मात्रा व कीमत में विपरीत संबंध होता है। यह हम मांग के नियम में जान चुके हैं कि मांग मात्रा व कीमत में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग मात्रा में कमी होती है। इस तरह मांग की कीमत लोच ऋणात्मक होती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिनका यह आज के लिए आपका होमवर्क होगा। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, इनको आपको करने के बाद में इनका आंसर कमेंट में लिखना है और अगर आपको यह नहीं आता है तो आप वहाँ पर सोल्व करने के लिए बोल सकते हैं, जहाँ पर किसी अन्य साथी के द्वारा हल किया जाएगा। अन्यथा फिर इसका हल आपको स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स टेलीग्राम चैनल पर आपको अगली क्लास के बाद उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इसका हल आपको अगली क्लास में भी करवाया जाएगा। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आपका, किसी वस्तु की कीमत की 10% गिरने से, यानी वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांग इकाई 10 से बढ़कर 14 हो जाती है, तो मांग की लोच गणना कीजिए। यहाँ पर क्वांटिटी में परिवर्तन है 4 इकाई का, कीमत में परिवर्तन होता है 10% का, तो यहाँ पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। पहले हम मांग में प्रतिशत वृद्धि को निकालेंगे और फिर उसके बाद मांग की कीमत लोच का सूत्र के आधार पर मांग की लोच की गणना करेंगे। सेकंड प्रश्न है, जब कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो किसी वस्तु की मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है, अर्थात कीमत 7 से बढ़कर 10 हो जाती है, वस्तु की मांग की मात्रा 6 से घटकर 4 हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक्स और वाई 2 वस्तुएं हैं,
यहाँ पर कौन सी वस्तु की मांग अधिक लोचदार होगी उसके बारे में बताना है। पहले तो हम दोनों वस्तुओं की लोच निकालेंगे और जिस वस्तु की लोच अधिक होगी वह अधिक लोचदार होगी। एक्स वस्तु की है, कीमत है 3 रुपये, उस समय वस्तु की मांग है 120 इकाई। कीमत बढ़कर 4 रुपये हो जाती है तो वस्तु की मांग घटकर हो जाती है 95 इकाई। इसी तरह जब वाई वस्तु की कीमत 12 इकाई है तो उस वस्तु की 740 इकाइयों की मांग की जाती है, लेकिन वाई वस्तु की कीमत घटकर 10 हो जाती है, तब वाई वस्तु की मांग 750 इकाई हो जाती है। इस तरह से आपको एक्स और वाई वस्तु की मांग की लोच निकालनी है और कौन सी वस्तु में मांग की अधिक लोच है। आपको इसका आंसर, तीनों प्रश्नों का आंसर कमेंट में दर्शाना है। अब हम मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार, जिसको हम अनंत लोच भी कहते हैं। दूसरी है लोचदार अर्थात इकाई से अधिक लोचदार। तीसरी लोच है इकाई के बराबर, 1 के बराबर लोच होगी। चौथी है बेलोचदार, जहाँ पर लोच 1 से कम होती है। पांचवी है पूर्णतया बेलोचदार, जहाँ पर लोच का मान 0 के बराबर होता है। अब हम इनका विश्लेषण एक एक के अनुसार करेंगे। पहली इकाई मांग की लोच की पहली श्रेणी है पूर्णतया लोचदार। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू अनंत। मांग की लोच अनंत के बराबर होती है। इस लोच को हम मांग की अनंत लोच भी कहते हैं, अर्थात जहाँ पर मांग की लोच अनंत होगी उसको हम पूर्णतया लोचदार या अनंत लोच भी कहते हैं। यह कब होगा? पूर्णतया लोचदार मांग वस्तु की कीमत स्थिर रहे तथा मांग मात्रा घटती या बढ़ती रहती है तो उस स्थिति में मांग की लोच अनंत पाई जाती है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है और मांग की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो उस स्थिति में मांग की लोच अनंत होती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा बहुत ज़्यादा या बहुत कम मात्रा में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी पूर्णतया लोचदार मांग पाई जाती है। इसमें मांग कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, अर्थात जैसे ही मांग कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 1 रुपये अधिक वृद्धि होगी तो उस वस्तु की मांग 0 के बराबर हो जाएगी, या फिर बहुत कम परिवर्तन होने पर, कीमत में बहुत कम परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। कीमत में थोड़ी सी वृद्धि होने पर मांग 0 हो जाती है। ऐसा समरूप वस्तु में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जहाँ पर वस्तुएं समरूप होंगी वहाँ पर पूर्णतया लोचदार देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मांग में अनंत लोच पाई जाती है, अर्थात पूर्णतया लोचदार मांग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, अर्थात मांग वक्र क्षैतिज होता है। यहाँ पर पूर्णतः लोचदार मांग वक्र दर्शाया गया है, जिसमें एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत स्थिर है P, लेकिन मांग मात्रा परिवर्तनशील रहे। यहाँ पर क्यों मांग मात्रा है? कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर या ना के बराबर परिवर्तन होने पर मांग मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और यहाँ पर मांग मात्रा बढ़ रही है। कीमत में परिवर्तन ना के बराबर है या कीमत स्थिर रहती है
तब अगर मांग में परिवर्तन होता है, मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत के बराबर होती है। ऐसी स्थिति जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या में कमी के आधार पर भी पाई जा सकती है। अर्थात कीमत स्थिर रहने पर, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पर मांग मात्रा में वृद्धि देखी जा सकती है। यदि कीमत स्थिर रहने पर किसी क्षेत्र में जनसंख्या में कमी देखी जाती है, कमी हो जाती है, या उपभोक्ता की संख्या में कमी हो जाती है, तो वहाँ पर मांग मात्रा में कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार यहाँ पर ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत के बराबर होगी। अब हमारा सेकंड श्रेणी आती है लोचदार मांग, जहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसको हम मांग की इकाई से अधिक लोच भी कहते हैं, अर्थात सापेक्षतः लोचदार मांग भी कह सकते हैं, जहाँ पर मांग की लोच इकाई से अधिक पाई जाती है। जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो, अर्थात कीमत में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन कम हो, लेकिन मांग मात्रा में जो परिवर्तन होता है वह कीमत की तुलना में अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच लोचदार पाई जाएगी, अर्थात मांग की लोच एक से अधिक होगी। यह स्थिति विलासिता की वस्तुओं में देखने को मिलती है, अर्थात विलासिता की वस्तुओं में मांग लोचदार होती है। इसका हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर x अक्ष पर मांग की मात्रा ली गई है और y अक्ष पर वस्तु की कीमत ली गई है। जब वस्तु की कीमत P है तो एक उपभोक्ता वस्तु की Q मात्रा का उपभोग करता है, अर्थात Q मात्रा मांग करता है। लेकिन जैसे वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन कम होता है, लेकिन वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है वह अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर मांग की लोच लोचदार होगी, अर्थात एक से ज़्यादा मांग की लोच होती है। अब हम मांग की लोच की तीसरी श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। मांग की लोच की तीसरी श्रेणी है इकाई के बराबर लोच, अर्थात जहाँ पर मांग की लोच एक के बराबर होगी। जब कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन और मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है तो वहाँ पर मांग की लोच एक के बराबर होती है, अर्थात जितनी मात्रा में, जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उसकी मांग मात्रा में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोच एक के बराबर होगी। ऐसी स्थिति में मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होगा, अर्थात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, अर्थात जहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी उसका जो वक्र होगा उसके सभी बिंदुओं पर मांग की लोच एक के बराबर होगी। आयताकार अतिपरवलय वक्र वह वक्र जिसके नीचे खींचे गए सभी आयतों का क्षेत्रफल समान होता है, इसलिए इसको आयताकार अतिपरवलय वक्र कहते हैं। आरामदायक वस्तुओं में लोच इकाई के बराबर होती है। इकाई के बराबर लोच आरामदायक वस्तुओं में देखने को मिलती है। यहाँ पर साथियों एक प्रश्न बन सकता है, आरामदायक वस्तुओं में लोच होगी इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, पूर्णतः लोचदार या बेलोचदार। तो यहाँ पर आंसर होगा इकाई के बराबर लोचदार। और लग्जरी वस्तुओं में मांग की लोच लोचदार होती है। समरूप वस्तुओं में मांग की लोच पूर्णतः लोचदार होती है। अनिवार्य वस्तुओं में मांग की लोच शून्य के बराबर होती है। अब हम इकाई के बराबर लोच का
वक्र देखेंगे जो आयताकार अतिपरवलय होता है, जिसकी आकृति आयताकार अतिपरवलय होती है। एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा है, वाई अक्ष पर कीमत है। जब वस्तु की कीमत P है तो वस्तु की मांग Q के बराबर होगी। जब वस्तु की कीमत घटकर P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर Q हो जाएगी। यहाँ पर आयताकार अतिपरवलय है क्योंकि इसके जो नीचे जो आयत बनी होती हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पर आयत की आकृति ये है, इसका क्षेत्रफल, और सेकंड आयत इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इसके माध्यम से जितने भी आयत बनेंगी यहाँ पर उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा। मान लीजिए कीमत यहाँ पर है तो इसके माध्यम से जो आयत बनेगी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अर्थात आयताकार अतिपरवलय वक्र इसको इसलिए कहा जाता है, इसके नीचे बनने वाले सभी आयत का क्षेत्रफल समान होता है। अब हम मांग की लोच की चौथी श्रेणी की चर्चा करेंगे, बेलोचदार मांग की लोच, जहाँ पर मांग की लोच 1 से कम होती है, 1 से कम और 0 से अधिक होती है। इस लोच को मांग की इकाई से कम लोच भी कहते हैं क्योंकि मांग की लोच यहाँ पर 1 से कम होती है। जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है। अर्थात कीमत में परिवर्तन, यहाँ पर ऐसी स्थिति में कीमत में परिवर्तन ज़्यादा होगा और उसके प्रतिफल में मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कीमत के परिवर्तन की तुलना में कम होता है। ऐसी स्थिति आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में देखी जाती है। आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच बेलोचदार होती है। इसका हम कर्व देखेंगे। यहाँ पर चित्र बनाया गया है जिसमें बेलोचदार मांग वक्र को दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा और वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत P है तो मांग की मात्रा है Q, लेकिन वस्तु की कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। चेंज इन प्राइस ज़्यादा है लेकिन वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र होगा, इस प्रकार का होगा, लेकिन कीमत में कम ज़्यादा परिवर्तन, मांग मात्रा में कम परिवर्तन। यह आवश्यक वस्तु में देखा जाता है। जैसे आवश्यक वस्तुएं हमारी खाद्य सामग्री, सब्जियां को ले सकते हैं हम। सब्जियों में कीमत में ज़्यादा परिवर्तन होगा लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। कीमत के अनुपात के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच बेलोचदार होती है, अर्थात मांग की लोच 1 से कम होती है। अब हमारी 5वीं मांग की लोच की श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग, जहाँ पर मांग की लोच 0 के बराबर होती है। इस लोच को मांग की शून्य लोच भी कह सकते हैं क्योंकि इस स्थिति में मांग की लोच 0 के बराबर होती है। जब कीमत में परिवर्तन से मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 0 होती है। अर्थात जब कीमत में कम या ज़्यादा हो जाती है, परिवर्तन होता है, कीमत बढ़ती है या घटती है, लेकिन उसका प्रभाव मांग पर नहीं पड़ता है, अर्थात मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच 0 के बराबर होती है, जिसको हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र वाई अक्ष के समांतर होता है और यह स्थिति अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में देखने को मिलती है, जैसे दवाइयाँ, अनिवार्य वस्तु जिनके बिना हम रह नहीं सकते। कीमत का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर यह वाई अक्ष के समांतर इसका मांग वक्र है। मांग मात्रा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर है कीमत की मात्रा।
जब कीमत P है तो वस्तु की मांग Q के बराबर होती है, लेकिन वस्तु की कीमत P1 हो जाने पर मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और PQ हो जाने पर भी मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है या वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मांग वक्र y अक्ष के समांतर होगा अर्थात लंबवत होगा। यहाँ पर मांग की लोच शून्य होगी। इस तरह से हमने आज मांग की कीमत लोच और मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया। कल हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, मैंने आज जो आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में, उनका आंसर आपको कमेंट में टाइप करना है। और यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।